बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सीवीपी एनालिसिस में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल नंबर 9 तक डिस्कशन कर ली थी। पॉइंट्स कॉन्सेप्ट्स हमारे तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो फर्दर हमारे लेक्चर्स हैं ना, वो सिर्फ प्रैक्टिस पर बेस करते हैं और विदाउट प्रैक्टिस कोई भी चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं होने वाला। आप लोग देखेंगे क्या एक मतलब आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका, आप एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे, फिर एक हैवी सा क्वेश्चन आ जाएगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट को हिला के रख देगा। बेसिकली उसने आपके कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होता है कि अगर डाटा डिफरेंट वे में आप लोगों से पूछा जाए तो आपने उस डाटा को किस तरह से सेट करना है। अब एग्जांपल नंबर 10 बहुत सिंपल सी एग्जांपल आप लोगों के पास मौजूद थी, तो एज सच इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं थी, आपकी होम असाइनमेंट का पार्ट थी। क्या कुछ गिवन था इसमें, आपको बताया गया कंपनी मेक्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू करंट ईयर्स बजट, सेल्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स 8000, मतलब जितने यूनिट्स बनाए वो सारे के सारे सेल हो गए। और उसने साथ में क्या कहा था कि ये हमारा बजटेड डाटा मौजूद है, मतलब एक एस्टिमेटेड डाटा है। हमने ये एस्टिमेट किया, ये बजट बनाया कि 8000 नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएंगे और वो 8000 सेल हो जाएंगे। वेरिएबल कॉस्ट हमें पड़ेगी 20 रुपीज की, फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है 25 रुपीज की। और कहते हैं कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो इज 60%। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो 60% है, तो वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो कितनी होगी? 40%। और वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। ऑलराइट, तो अब हम लोगों ने ना वेरिएबल कॉस्ट की मदद से सेलिंग प्राइस डिटरमिन करनी है, फिर वहां से कंट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ऑलराइट, अदरवाइज आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे। अब कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो है 60%, तो वेरिएबल कॉस्ट टू सेल रेशियो कितनी है? 40%। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 20। तो ये जो 20 है ये बेसिकली 40% ऑफ सेल्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को डिटरमिन करने के लिए हम लोग लेके चलेंगे 20 डिवाइडेड बाय ये 20, ये वाला, ये कितने परसेंट के इक्वल? 40, तो डिवाइडेड बाय 40। और इसको लेकर जाना है किसके बराबर? 100% के इक्वल। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगी? अब देखो 50 का 40% इज इक्वल टू 20। और सेलिंग प्राइस अगर ये है, वेरिएबल कॉस्ट है 20, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आ जाएगी? 30। और देखो क्या, 30 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 60%, जो उसने बताया था। ऑल राइट, अच्छा अब यहां से हम लोग क्या करना, तो सेल्स और सेलिंग प्राइस 50, सोल्ड यूनिट्स 8000, तो क्या आप लोग तो टोटल रेवेन्यू, बजटेड टोटल रेवेन्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते? एंड द बजटेड रेवेन्यू इज, अब 8000 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल टू 400,000। अच्छा फिर देखो, कहते सेलिंग प्राइस नेक्स्ट ईयर विल बी हायर देन द प्राइस इन द करंट ईयर में क्या है? 50 का 6% हायर, तो क्या बन जाएगी ये सेलिंग प्राइस? ये देखो 106%, 106 बेसिकली 53 हो जाएंगे। ऑल राइट, फिर कहते हैं एंड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी 5% हायर देन इन द करंट ईयर। 5% हायर, तो मल्टीप्लाइड बाय 105%। सॉरी, ये तो फिक्स कॉस्ट थी हमारे पास ऊपर, मल्टीप्लाइड बाय 105%, मतलब इसको मल्टीप्लाइड बाय 105, 5% हायर करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 53, ये वैल्यू बन जाएगी 21। क्लियर हो रही है यहां तक बातें? नेक्स्ट देखो, कहते हैं बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट नेक्स्ट ईयर विल बी 10% हायर देन बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट इन, फिक्स्ड कॉस्ट अभी कितनी है? 25। 25 मल्टीप्लाइड बाय 110% इज इक्वल टू, ये फिक्स्ड कॉस्ट होगी हमारे पास। बात क्लियर है जहां तक? क्या कहते हैं, इफ रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फर्स्ट
बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखिए भाई, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमेशा सेम रहता है। पर यूनिट की बात की है ना, तो मतलब सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और बजटेड से क्या मुराद था, कहते हैं ये जो डाटा मैंने आपको प्रोवाइड किया है, मतलब बिफोर चेंज, आफ्टर चेंज नहीं, बिफोर चेंज, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगी। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी आ जाएगी, यही बजटेड कंट्रीब्यूशन। ऑलराइट, बजटेड डाटा से जो कंट्रीब्यूशन फाइंड करूंगा वो बजटेड कंट्रीब्यूशन है। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम रहेगी जब तक के सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट को चेंज ना किया जाए। अब जो अलग डाटा दिया गया वो तो आफ्टर चेंज है। और बाद में अगर देखें तो मेरे पास ये वाली कंट्रीब्यूशन नहीं है। 53 माइनस 21 इज इक्वल टू, भाई 32 नहीं बताना अभी, अब भी बताना है 30 ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड इंफॉर्मेशन। और बजटेड इंफॉर्मेशन ये टेबल वाली थी, इसके बाद वाली नहीं है। तो टेबल के मुताबिक सेलिंग प्राइस 50, वेरिएबल कॉस्ट 20, तो कंट्रीब्यूशन, तो टोटल कंट्रीब्यूशन पूछता, तो 8000 यूनिट्स की टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी, 8000 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज इक्वल टू 240। और अगर आपसे प्रॉफिट पूछ लेता तो अब देखो बात सुन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला कॉन्सेप्ट जा सकता था। वैसे प्रॉफिट अभी भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या 25 रुपीज पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है, 25 रुपीज पर यूनिट, तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या बनेगी, 8000 मल्टीप्लाइड बाय 25 इज इक्वल टू 200,000। अच्छा, आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है, 240 में से 200 माइनस कर, 40,000 का प्रॉफिट है। मेरी बात समझ आ गई सब बच्चों को। पहली चीज क्या थी, बजटेड कंट्रीब्यूशन, मतलब बजटेड डाटा मींस दैट भाई इस सारे को भी इग्नोर करो और आ जाओ सिर्फ इस टेबल पर। जैसे इस टेबल पर आए तो भाई मुझे वेरिएबल कॉस्ट का तो पता चल गया था, नहीं मुझे सेलिंग प्राइस का पता नहीं है। और जब मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बतानी है तो मतलब सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो पहले सेल प्राइस फाइंड करेंगे। अब वो सेल प्राइस कैसे आएगी, बोलते मुझे ना कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो बता, विच इज 60%। अब मुझे ना तो कंट्रीब्यूशन का पता है ना ही सेल्स का पता है, तो मैं फाइंड नहीं कर सकता। तो मैंने हेल्प ली वेरिएबल कॉस्ट की, कि अगर 60% कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो है तो 40% वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो होती है। इट मींस दैट कि ये जो 20% है ये टोटल सेल्स का 40% है। इसकी मदद से मैंने सेलिंग प्राइस डिटरमिन की, इसमें से 20 मैंने वेरिएबल कॉस्ट लेस की, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आ गया, 30। ये इस फर्स्ट का आंसर है, ये आ गया 30। क्लियर होगी बात। फिर दूसरा क्या कहते हैं, बजटेड टोटल प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट कैसे आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गई, टोटल कंट्रीब्यूशन में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, तो आप लोगों के पास ये बजटेड प्रॉफिट। और फर्स्ट पॉइंट का आंसर कंप्लीट हो चुका है। फिर सेकंड पर गए, कहते हैं हाउएवर फॉर द नेक्स्ट ईयर, in order to calculate the number of units that will have to be sold in order to achieve a total profit that is equal to budgeted profit in current year। तो अब क्या करें, कहते हैं नेक्स्ट ईयर में आपने जितना ये बजटेड प्रॉफिट था इतना ही प्रॉफिट अर्न करना है। तो मैं नंबर ऑफ यूनिट कितने सेल करूं, फर्स्ट ऑप्शन में नंबर ऑफ यूनिट्स उसने बता दिया है। अब अगर वो मुझसे ऊपर वाला डाटा सारा देता यहां तक, ये स्किप करवा दे और यहां से मुझे ये वाली चीज कह दे, तब भी मुझे ये वाली कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, तब जाके मैं सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकता। मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, फिर सेलिंग प्राइस में मैं चेंज लेकर आऊंगा, और वो आ गई 53। मैं वेरिएबल कॉस्ट में चेंज लेकर आ गया, मैं कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लूंगा। ऑलराइट, अब अब क्या है कि पहले नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन थे, मैंने फौरन से मल्टीप्लाई किया, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई। लेकिन अब क्या, क्या उसने कहा है रिक्वायर्ड प्रॉफिट, तो हमारा टॉपिक टारगेट प्रॉफिट नहीं चल रहा, क्या फिक्स्ड कॉस्ट
प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड। एम आई राइट? अच्छा, अब क्या होगा फिर, हम लोग जाएंगे और यहां पर देखेंगे भाई फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी, 200,000। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी भाई, वो 25 पर यूनिट थी ऑन द बेसिस ऑफ 8,000। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 200,000। इसमें 10% का इंक्रीज था, तो अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या बन गई, 220,000। अब टोटल फिक्स कॉस्ट क्या बन गई, 220 था। अब मेरे ख्याल से ये बात तो आपको समझ आ चुकी होगी। 220,000 में रिक्वायर्ड प्रॉफिट, अब अगर सपोज फर्स्ट ऑप्शन को स्किप कर देता, फिर सेकंड पूछता, तो पहले तो मैं रिक्वायर्ड प्रॉफिट भी देखता कि करंट सिचुएशन में मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो मुझे फिर भी इसको जाके सॉल्व करना था। यहां से प्रॉफिट मिला कितने का, 220 प्लस 40 इज इक्वल टू, तो मेरी जो रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन है वो कितनी है, मैंने बताना है नंबर ऑफ यूनिट्स, तो टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विच इज इक्वल टू, तो 32, 260,000 डिवाइडेड बाय 32 कितने, मैं 8125 नंबर ऑफ यूनिट सेल करूं, तो करंट सिचुएशन में मैं 40,000 का प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं। बात क्लियर हो गई सब, किसी को कोई डाउट? अच्छा, अगर यहाँ पे अब रेवेन्यू की बात कर दें कि भाई इसके लिए टोटल रेवेन्यू कितना होना चाहिए, तो मल्टीप्लाइड बाय 53 विच इज इक्वल टू 436, अच्छा 430, हाँ इस तरह से बोला करो, 43625 ना करो, 430,625। ये रिक्वायर्ड रेवेन्यू टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। ये बात क्लियर हो चुकी होगी सब बच्चों को। एग्जाम्पल नंबर 9, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये। एग्जाम्पल नंबर 11, from the books and records of CDE company, the cost analyst determines that sales were rupees and cost were as follows. टोटल सेल्स बता दी, साथ में कॉस्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बता, क्या, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, मार्केटिंग एक्सपेंसेस एंड, क्या कहता है, कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट इतनी इतनी, फिक्स्ड कॉस्ट ये है, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास यहां पे बन गई। अब यहां पर देखें तो जो मटेरियल है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, लेबर वेरिएबल कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल प्लस फिक्स्ड इज इक्वल टू टोटल, मार्केटिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल प्लस फिक्स इज इक्वल टू टोटल, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वेरिएबल प्लस फिक्स इज इक्वल टू टोटल। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी बढ़ गई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 800,000, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी बढ़ गई, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को। आगे क्या कहता है, कहते हैं द कंपनी इज कंसीडरिंग टू ऑल्टरनेटिव्स, क्या, proposal that would change certain cost items। proposal 1 क्या कहते हैं, कहते हैं would increase fixed cost by rupees, पहले कितनी है, अब कितनी हो जाएगी, 110,000 हो जाएगी। क्लियर, with sales and variable cost remaining, the सेल्स 1 मिलियन की रहेगी और वेरिएबल कॉस्ट 800,000 की हो जाएगी। ये पहला प्रपोजल है कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट को 10,000 से हम इंक्रीज कर देते हैं। प्रपोजल 2, would modernize present equipment at an annual increase of fixed cost of rupees, इससे हमारी फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज होगी 25,000 से, with the expectations of saving the same amount, कितनी हुई, सेम अमाउंट से मुराद 25,000 in each of the direct material
एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और ये जो 25,000 है ना, ये मटेरियल और लेबर दोनों में से सेव हो जाएगा विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ सेविंग द सेम अमाउंट इन ईच ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ये नहीं कि 25,000 को दोनों में डिवाइड करना है। 25,000 सेव होगा मटेरियल से, मतलब ये बन जाएगी 275,000 मटेरियल। लेबर से भी 25,000 सेव होगा और बन जाएगा 275,000, और फिक्स्ड कॉस्ट बन जाएगी 125,000। ये दो प्रपोजल्स हैं। अब इनको बेस बनाकर कैलकुलेट क्या करना है, कहता है कैलकुलेशन। पहले नंबर पे करंट कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। करंट मतलब प्रपोजल 1 2 देखने की जरूरत नहीं। करंट करंट ब्रेक इवन पॉइंट, द ब्रेक इवन पॉइंट एंड प्रॉफिट इफ proposal 1 is adopted, and the fourth one contribution to sales ratio, break even point, profit if proposal 2 is adopted। और वो कैसे कैलकुलेशन। सबसे पहले करंट कंडीशन। करंट कंडीशन में दो चीजें बतानी है, पहली और दूसरी पॉइंट कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। कैसे फाइंड करेंगे, पहले फिर कंट्रीब्यूशन, सेल्स का तो पता है ना 1 मिलियन, कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, द कंट्रीब्यूशन इज 200,000। गॉट इट। अब पर यूनिट हो या टोटल हो, आंसर सेम है। 200,000 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, 20% कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। बात क्लियर। फिर करंट सिचुएशन में ब्रेक इवन पॉइंट कैसे, फिक्स्ड कॉस्ट 100,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कि नहीं है, तो डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इज 500,000। लेकिन ये ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यू है। मेरा रेवेन्यू कितना है, 10 लाख का, जबकि 5 लाख रुपए के रेवेन्यू पर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। बात समझ आ गई सब बच्चों, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये फर्स्ट एंड सेकंड क्लियर हो गया सब बच्चों को। फर्स्ट के लिए देखें 20%। अब देखें यही वो कॉस्ट थी जो मैंने ऊपर ऐड कर ली। नेक्स्ट के लिए देखें 500,000 हो गया सॉल्व। अच्छा फिर थर्ड प्रपोजल 1, कहता प्रपोजल 1 को एक्सेप्ट करूं तो क्या क्या बताना है, ब्रेक इवन एंड प्रॉफिट। प्रपोजल 1 क्या था, आपकी फिक्स कॉस्ट का इंक्रीज। अगर फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो क्या कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो में कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है। सेल्स भी सेम, वेरिएबल कॉस्ट भी सेम, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो में कोई फर्क नहीं। लेकिन क्या करेंगे, 110,000 डिवाइडेड बाय 20%, 550,000। ये 550,000 क्या है हमारे पास, ब्रेक इवन इन रेवेन्यू। पहली बात उसने यही पूछी थी कि प्रपोजल 1 हो तो ब्रेक इवन पॉइंट, और फिर उसने कहा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट अगर हम लोग देखें तो ये ब्रेक इवन पॉइंट का रेवेन्यू, इसमें से अगर आप लोग देखें तो टोटल कॉस्ट भी तो इधर सेम ऐसी ही बन रही होगी ना हमारे पास। अब आप लोग देखें यहां पर मेरा टोटल प्रॉफिट क्या बनेगा, रेवेन्यू 1 मिलियन का, रेवेन्यू 1 मिलियन का, फिक्स्ड कॉस्ट अब इसमें से 110,000। प्रपोजल 1 में फिक्स्ड कॉस्ट 110, तो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या बनेगी, हाँ जी टोटल कंट्रीब्यूशन क्या बनेगी हमारे पास, टोटल कंट्रीब्यूशन
सेम रहेगी किसके, जो पहले थी, क्योंकि डिफरेंस किस चीज का आ रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट का। तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपके पास आ रही है 1 मिलियन लेस 800,000 इज इक्वल टू 200,000। ऑलराइट, और 200,000 में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो विच इज इक्वल टू 110,000, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 90। और दूसरी बात यार, सिंपल सी, टोटल कॉस्ट कितनी है करंट सिचुएशन में ना, उसमें सिर्फ हम लोगों ने जाकर 10,000 ही तो इंक्रीज करना है फिक्स कॉस्ट का, तो टोटल कॉस्ट क्या बन जाएगी 9-10,000। 10,000 फिक्स कॉस्ट का इंक्रीज कर दो ना मजीद, तो 1 मिलियन में से 9-10,000 माइनस करो तो बाकी 90,000। क्लियर। अच्छा अब यहां पर देखें थर्ड का आंसर, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो सेम रहेगी, फिक्स्ड कॉस्ट 110 हो गई, ब्रेक इवन पॉइंट ये आ गया। फिर उसने क्या कहा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन फिर सेम वैसी ही जैसे अभी हमने बात की कि उसमें कोई फर्क नहीं, क्यों, रेवेन्यू भी सेम है, वेरिएबल कॉस्ट भी सेम है। तो कंट्रीब्यूशन कितनी है 200,000 टोटल, उसमें से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी 110, तो प्रॉफिट 90,000। बात क्लियर हो गई सब। जो फोर्थ पॉइंट है उसमें क्या क्या फाइंड करना है, देखें आप लोगों ने भी एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही वेरी केयरफुली चलना है, हर पॉइंट उसके सब पॉइंट्स तो तमाम आंसर क्लियरली आइडेंटिफाई। क्या कहता है फोर्थ में, कहते हैं कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो आज चेंज होगी, क्यों, वेरिएबल कॉस्ट, रेवेन्यू चेंज नहीं हुआ, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गई। कितनी चेंज हुई, उसने कहा सेविंग ऑफ ₹25,000 ईच, तो टोटल तो 50,000 की सेविंग हो गई ना। तो पहले वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 800, उसमें से 50,000 सेव, असल में बच्चे मिस्टेक ही 25,000 पे कर, तो बाकी 750,000, तो कंट्रीब्यूशन आ रही है 250,000। 250,000 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन इज इक्वल टू 25%। All right, contribution to sales ratio is yellow। बात क्लियर। अच्छा अब उसने क्या कुछ पूछा आप लोगों से, कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो के साथ ब्रेक इवन पॉइंट, जी फिक्स्ड कॉस्ट में उसने क्या कहा था 25,000 का इंक्रीज, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या बन गई 125, 125,000 डिवाइडेड बाय 25%। तो देखो ब्रेक इवन रेवेन्यू आपके पास क्या आ रहा है 500,000। किसी को प्रॉब्लम। अच्छा अब कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है 250, उसमें से 125 की फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा। आई होप कि एग्जांपल नंबर 11 क्लियर हो चुकी है तुम्हारा। एग्जांपल नंबर 12, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना थोड़ा से आपके कॉन्सेप्ट एक तो स्ट्रांग होते ही जाएंगे, कॉन्फिडेंस आता जाएगा, लेकिन कुछ नई चीजें मिलती जाएंगी। अभी बुक की एग्जांपल्स हैं ये फिर भी थोड़ी सी इजी है, कंप्रीहेंसिव एग्जांपल्स उसमें डिफिकल्टी लेवल मजीद थोड़ा हाई होता जाएगा। लेकिन आप ये देख लें कि जितने ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे ना उसके बाद कुछ रह नहीं जाएगा जो सीवीपी एनालिसिस में से आपको ना आता। ओके अब देखो एग्जांपल नंबर 12, एग्जांपल नंबर 12 में कहता है एंटिटी ई हैज मंथली सेल्स ऑफ रुपीज। अच्छा इस क्वेश्चन को यार बहुत ज्यादा केयरफुली पढ़ना होता है, और दूसरी बात पढ़ने के बाद एंड तक पहुंच जाए ना तो मुझे ऊपर वाली सारी बातें याद हो कि क्वेश्चन में क्या कुछ गिवन था। फिर एक तो सेल्स थी और वो सेल्स मंथली सेल्स है, एनुअली नहीं है, पर डे के हिसाब से नहीं है। फिर क्या कहता है बट एट दिस लेवल ऑफ सेल्स इट्स मंथली प्रॉफिट इज ओनली द ब्रेक इवन सेल्स नहीं है। क्या क्या हाल है, प्रॉफिट आ रहा है 2,000 का तो ब्रेक इवन सेल्स नहीं है। बात समझ आ गई सब बच्चों को। तो क्या मैं कह दूं कि अगर 2,000 का प्रॉफिट है तो 126 मेरी ब्रेक इवन सेल्स होंगी, नहीं नहीं 126 मेरी ब्रेक इवन सेल्स नहीं होगी, उनमें वेरिएबल कॉस्ट भी तो है। भाई ठीक है कि ब्रेक इवन के पॉइंट के बाद फिक्स्ड कॉस्ट हो चुकी होती है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो एडजस्ट होनी होती है ना। तो ऐसा नहीं करना कि 128 में से 2,000 लेस कर दो। कहता है इट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज
हाँ, ये चीज आई ना। अब आप क्या करते थे, मैंने आपसे कहा था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, द डिफरेंस बिटवीन बजटेड सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स। ऐसे समझे जैसे ये बजटेड सेल्स है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस में गिवन है, तो परसेंटेज में मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने पढ़ा था, क्या था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स, तो आपके पास आ जाता था आंसर, ऐसे ही था ना। अच्छा अब देखिएगा क्या कहते हैं, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन वी कैन कैलकुलेट, पहली चीज क्या, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट as well as level of monthly sales needed to increase the monthly profit to rupees, अब ये उसका बजटेड प्रॉफिट है, टारगेट प्रॉफिट आ गया। पहली चीज तो आएगी ना कि भाई आप लोग अपनी सेल्स उसने बता दी, आप फिक्स्ड कॉस्ट देखो, फिक्स्ड कॉस्ट होगी तो हर चीज कैलकुलेट हो जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट अब आप लोगों के पास कैसे आनी है, उसके लिए उसने आपसे कहा, यहाँ पर देखो वो हाई लो मेथड के मुताबिक चल रहा है कि भाई वन बजटेड सेल्स कितनी है, 120 है, तो कहता है ब्रेक इवन कितनी होगी, 120,000। अब 120,000 उसने कैसे कैलकुलेट किया, बजट, आप लोगों ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला मुझे अभी क्या बताया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय, ऑलराइट। अच्छा मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूं तो फिर तो मैं यहाँ पे 6.25 लिख दूं, ठीक है, और अदरवाइज 0.0625, तो ये लो। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, 6 मुझे ना ये नहीं पता कि एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कितना, मुझे ये नहीं पता, मुझे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पता था, क्लियर, लेकिन मुझे बजटेड सेल्स का पता है, और वो कितनी है, मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा अब जरा इसको कैलकुलेट करना, 6.25 इज इक्वल टू, देख लें जरा देख लें, एक्स डिवाइडेड बाय 128,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा, 8,000। बात समझ आई, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 8,000 अगर मेरे पास आ गया, तो मेरे पास बजटेड सेल्स हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो मेरी ब्रेक इवन सेल्स क्या होंगी, क्या पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स, सॉरी उल्टी, बजटेड सेल्स माइनस, अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 8,000, बजटेड सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स, ओके हो गई बात, बात क्लियर है, किसी को डाउट, अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो बुक के सॉल्यूशन में और आपके सॉल्यूशन में फर्क हो सकता है, आपने थ्रू फार्मूला चलना है और इन वैल्यूज को डिटरमिन, बात क्लियर है। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर 128,000 की सेल्स हैं, तो मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स 120, ऑलराइट। अब इन दोनों को करते हैं कंपेयर, कंपेयर, अगर 128,000 की सेल्स हैं तो मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2,000 का, 128,000 की सेल्स हैं तो मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, और अगर 120 की सेल्स हैं तो मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 0, ब्रेक इवन, ऑल राइट। तो अब यहां पर देखें तो टोटल कॉस्ट को डिटरमिन किया जा सकता है, टोटल कॉस्ट कितनी, यहां पर टोटल कॉस्ट कितनी है,
ब्रेक इवन सेल्स है ना, तो जितना रेवेन्यू उतनी कॉस्ट होगी। और 128 में 2000 का प्रॉफिट है, तो इट मींस दैट रेवेन्यू 2000 से ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी होगी? 126। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट कितना? 2000 कितने रेवेन्यू पर, तो कॉस्ट कितनी होगी? तो यही बात ऊपर हम कर रहे हैं। और रेवेन्यू एट ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तब आपको इस टेबल की एटलीस्ट समझ आ गई बात क्लियर। पहले आपने कैलकुलेट कर लेना था अपना ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यू। वो हमें कितना मिल गया? कैसे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 6.25%, देयर फॉर द ब्रेक इवन वॉल्यूम। तो अब देखो 6.25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब टोटल आप समझो जैसे 100% है, उसमें से 6.25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से बजटेड सेल्स तक 6.25% है। तो जीरो से ब्रेक इवन सेल्स तक कितना पोर्शन होगा हमारे पास? तो 100 में से वो माइनस कर दो, तो 93.75% होगा। ये एक दूसरा मेथड आ रहा है। क्लियर? क्या आपको पहले मेथड की समझ आ नहीं गई थी? आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है। दूसरा मेथड क्या? क्या भाई 100 में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइनस कर दो तो बाकी ब्रेक इवन सेल्स तक पहुंचेंगे। तो अब क्या करें हम लोग? बजटेड सेल्स, बजटेड सेल्स का बजटेड सेल्स का 93.75% जाके क्यों, ये 100% है ना, हमें ब्रेक इवन सेल्स आई है 93.75% तक। तो मेरी ब्रेक इवन सेल्स कितनी हो? 120। अब एक मेथड ये था, दूसरा मेथड ये, जैसे दिल करे वैसे फाइंड कर लेना। कौन सा मेथड इजी लगा है? मेरे वाला मेथड ज्यादा इजी। बस मार्क्स डिडक्ट नहीं होने चाहिए। ऑलराइट। अच्छा, फर्स्ट वाला भी इजी है, लेकिन आफ्टर सर्टेन क्वेश्चंस जब एक दो कॉन्सेप्ट ऐसे कर लोगे तो वो इजी हो जाएगा। ऑलराइट। मतलब बजटेड सेल्स है इन टोटल 100%। बजटेड सेल्स इन टोटल, इसको ना हमने डिवाइड किया जीरो से ब्रेक इवन पॉइंट तक और ब्रेक इवन पॉइंट से बजटेड सेल्स। तो कहता है कि ब्रेक इवन पॉइंट से बजटेड सेल तक, इसे हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कहते हैं वो है 6.25%। तो ब्रेक इवन सेल से पहले तक वो कितना परसेंट होगा? 93.75%। तो बजटेड सेल्स गिवन थी, वो 100% है। तो बजटेड सेल डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय, हमने फाइंड करना है उनका 93.75%। वो आपके पास आ जाएंगे आपकी ब्रेक इवन सेल्स। कोई डाउट? क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये मुझे पता चला है मेरी टोटल कॉस्ट। अभी भी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का पता नहीं है। अब इसके लिए हाई लो मेथड, नंबर ऑफ यूनिट्स तो यहां पर भी नहीं है। तो जब नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं है तो हम अपनी सेल्स को कंसीडर कर लेंगे। ऐसे समझो जैसे एक यूनिट 1 रुपए का है, तो 128,000 के रेवेन्यू के लिए कितने यूनिट मैंने सेल किए होंगे? तो रेवेन्यू को ही मतलब ऐसे समझो जैसे आप लोग नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, और हमने फाइंड कर लिया अब इनकी कॉस्ट। कॉस्ट के दरमियान डिफरेंस कितना? कॉस्ट के दरमियान डिफरेंस 6,000 का, रेवेन्यू के दरमियान डिफरेंस 8,000 का। तो आप ये देखो, इस डिफरेंस की समझ आ गई आपको। अच्छा, अब भाई फाइंड क्या करने जा रहे हो? जब हम लोग हाई लो मेथड में इस तरह डिफरेंस लेते हैं, तो बेटा कॉस्ट न्यूमरेटर बनेगा, रेवेन्यू को न्यूमरेटर ना बना देना। तो कॉस्ट न्यूमरेटर, कॉस्ट के दरमियान कितना डिफरेंस है? ऑलराइट। और बेस किसको बनाया? रेवेन्यू को। तो रेवेन्यू में डिफरेंस, तो वैल्यू क्या आ गई?
0.75 मीन्स दैट 75। अच्छा, ये 75% क्या है? 75, 0.75। पहले 0 पॉइंट कि अगर 1 रुपए का रेवेन्यू करते हो ना, तो 0.75 उसकी वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो क्या कहूंगा? 100 रुपए के रेवेन्यू पर 75 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है। ऐसा नहीं है वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो। अगर वो 75% है तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो क्या होगा? 25%। जब आप कह रहे हो 100 रुपए के रेवेन्यू पर 75 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, तो फिर कंट्रीब्यूशन कितनी बनेगी? 25। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो कितनी बनेगी? 25%। बात क्लियर हो गई यहां तक? चलो जी, आ गए हम लोग यहाँ कि हमें वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो का पता चल गया। अब भाई, अगर आप लोगों के पास रेवेन्यू है 128,000 का, तो उसका 75% उसकी वेरिएबल कॉस्ट है। रेवेन्यू है 128,000 का, तो उसका 75% उसकी कितना बनता है? और टोटल कॉस्ट कितनी थी? 126,000। देखिए, मैंने रेवेन्यू जब 128 लिया है तो टोटल कॉस्ट भी तो 128,000 के मुताबिक लूंगा ना। अब ऐसा तो नहीं है कि रेवेन्यू कोई परसेंटेज ले रहा हूं 128 और टोटल कॉस्ट उठा लूं ब्रेक इवन पॉइंट वाली। क्या ख्याल है? तो अब क्या करूंगा? रेवेन्यू ले रहा हूं ना 128 का, तो मैं क्या करूंगा? 128,000 का 75% विच इज इक्वल टू, भाई इस रेवेन्यू की टोटल कॉस्ट कितनी, इसमें से ये माइनस कर दो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ जाएगी? क्लियर? अच्छा, ब्रेक इवन पर भी ये फाइंड कर सकते थे। कैसे? 120 का 75%, 90,000। टोटल कॉस्ट कितनी? 120 में से 90 गया। फिक्स कॉस्ट तो वैसे ही फिक्स ही रहनी थी। अब फिक्स कॉस्ट का पता चल गया है कितनी? 30,000। 30,000। क्लियर होगी बात? ये पहुंच गए 30,000 पर। उसने क्या कहा था? उसने कहा है फर्स्ट में कि हम लोगों ने जाकर क्या फाइंड करनी है? एज वेल एज लेवल ऑफ मंथली सेल्स नीडेड टू इंक्रीज द मंथली प्रॉफिट ऑफ। अब कोई मसला नहीं है। 30,000 फिक्स कॉस्ट प्लस 5,000, टोटल कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड इज 35,000। 35,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं फाइंड कर सकता, यूनिट्स नहीं। और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो कितनी आ रही थी? 25%। तो 35,000 डिवाइडेड बाय 25%, 140,000 का मुझे रेवेन्यू। ये क्या बात है आप लोगों की, वाह! बात क्लियर हो गई है ये सारी? चलो शाबाश, गुड। एग्जाम्पल नंबर 13। अब जरा पढ़ो एग्जाम्पल नंबर, ये 10, 11, 12 होम असाइनमेंट की, ये मेरे ख्याल से डिस्कस हो चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 के डाटा को सिर्फ पढ़ो। एग्जाम्पल 13 में जो डाटा गिवन है हमारे पास, Okta Electronics produces and makes a single product. Presently, the product is manufactured in a plant that relies heavily on direct labor force. Last year, the company sold 5,000 units with the following result. Sales 225,000। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स की? 5,000। तो क्या यहां से सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिटरमिन हो नहीं सकता? कैसे? सेल्स डिवाइडेड बाय 5,000, तो वैल्यू आ जाएगी पर यूनिट। तो वेरिएबल एक्सपेंस इतने, 5,000 नंबर ऑफ यूनिट्स के, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगी आपके पास
1800 और फिक्स्ड कॉस्ट 6.3 मिलियन, ये वैसे ही हमारे पास फिक्स्ड रहती है। फिर क्या कहते हैं, नेट इनकम, ये हमारे पास नेट इनकम मतलब प्रॉफिट है। अब सपोज यहां पे हमसे ब्रेक इवन पॉइंट पूछता, जो कि उसने पूछ लिया है, इन रुपीज एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी वुड बी। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे जो हमने सेल किए, हमें प्रॉफिट आया। तो अगर सपोज ब्रेक इवन पॉइंट ना भी कहता और सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी कह देता, तब भी तो ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना था। अच्छा, अगर मैं बात करना चाहूं इन नंबर ऑफ यूनिट्स, तो जाएगी ये बात 6.3 मिलियन डिवाइडेड बाई 1800। तो देखो जरा वैल्यू क्या आती है हमारे पास, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट्स 3500, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स 1500। लेकिन उसने बात किस में की है, रुपीज। तो क्या 3500 मल्टीप्लाइड बाय 4500। ओके, तो मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स क्या आ जाएंगी, ब्रेक इवन सेल्स, बजटेड सेल्स 22.5 मिलियन। तो 22.5 मिलियन माइनस ब्रेक इवन सेल्स 209,250,000। ऐसे ही है क्या चीज, एक इंक्रीज हो गई थी वैल्यू, 2250,000 माइनस करेंगे 3500 मल्टीप्लाइड बाय 4500, ये इन रुपीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लेकिन अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताना हो, तो ये वैल्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू 30%। बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे आ जाएगा हमारे पास, 1800 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय 4500, 0.4। ओके, अब फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 0.4 कर दो, तो ब्रेक इवन रेवेन्यू हमारे पास आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 15,750,000। और इसको आप कैलकुलेट कर सकते थे 3500 मल्टीप्लाइड बाय 4500। जब रेवेन्यू से आप लोग यूनिट्स फाइंड करते, तो रेवेन्यू को डिवाइड कर देते सेलिंग प्राइस के साथ, तो आप लोगों के पास ब्रेक इवन इन यूनिट्स आ जाता। बात क्लियर। फिर मार्जिन ऑफ से इन्होंने ये वर्किंग की हुई है, तो ये वर्किंग आपको समझ आ गई होगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है, तो यही 30% ही अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फाइंड किया। कोई प्रॉब्लम जी, 3500 फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 3500 ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। जी, किसी को कोई डाउट जी, 30% मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड कर लिया है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आया है, कुछ वैल्यू आपके पास आ गई, बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ये जो ऊपर आपने फाइंड डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स। ऑलराइट, एंड पे मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 30%। ओके, नेक्स्ट देखें बी पॉइंट, कहते हैं फॉर द कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो एंड ब्रेक इवन पॉइंट इन नंबर ऑफ यूनिट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। अब हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कितनी आ रही है, 40%। 40% ब्रेक इवन पॉइंट इन नंबर ऑफ यूनिट्स, वो कितना आ रहा है हमारे पास, 3500 करंट कंडीशन में। फिर क्या कहता है, इफ वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय कैन बी कैलकुलेटेड एज।
अब देखो सेलिंग प्राइस तो सेम है ना, सेलिंग प्राइस हमने डिटरमिन की, कितनी आ गई? वेरिएबल कॉस्ट इससे पहले हमारे पास कितनी थी, और ये इंक्रीज हो गई बाय 600, तो कितनी बन गई? 3300। तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी आ जाएगी? 1200। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास कितना बनेगा? 1200 डिवाइडेड बाय 4500, 26%। ऑलराइट, अब ये आगे चल रहा है, इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करूँ ना, तो ये आंसर इस तरह से है, 26.67% कंट्रीब्यूशन मार्जिन। बात क्लियर? फिर उसने दूसरा क्या पूछा? ब्रेक इवन पॉइंट इन नंबर ऑफ यूनिट्स। अब उसने ये नहीं कहा कि ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यू। अच्छा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया, फिक्स कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं, और फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? अच्छा, डिवाइडेड बाय, अगर मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन कर दूं, ऑलराइट, तो मेरे पास ये क्या चीज आ जाएगी? अच्छा, ये जो आया है ना कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इसको इसको, ये ब्रेक इवन रेवेन्यू, इसको डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस करूं तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ऑलराइट, और अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर दूं, तो अब मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी आ रही है? 1200, 5250। ये मेरे पास ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए। अपना सॉल्यूशन खुद से तैयार करो, एंड पे सिर्फ ये देखा करो कि क्या आंसर मैच हो रहा है, हो रहा है तो बस बिल्कुल ठीक ठीक है। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब इन्होंने वो न्यू सेलिंग प्राइस वगैरह वर्किंग की हुई है, तो ये वर्किंग वगैरह आप लोगों को सेलिंग प्राइस में, न्यू सेलिंग प्राइस क्या चेंज किया है इसने कुछ? जी, ये वैसे आ गए हमारे पास, कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशो जो ओरिजिनल थी। जी, क्या क्या है? कॉस्ट वहाँ पे 3300 होगी ना, 600 से। हाँ, 3300 होगा। मेरे शामिल कर चलिए ठीक है, बहरहाल देखने की जरूरत नहीं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। नेक्स्ट सी पॉइंट, क्या कहते हैं? द कंपनी इज आल्सो कंसीडरिंग द एक्विजिशन ऑफ न्यू ऑटोमेटेड प्लांट, दिस वुड रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट बाय ऑफ द अमाउंट कंप्यूटेड इन, तो बी में वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 3300, उसका 50% वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होगी, मतलब 27 का नहीं है, 33 का 50% वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी, तो कितना बनेगा? 1650 वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। वेयर एज द फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंसिव विल इंक्रीज्ड बाय, क्योंकि उस न्यू प्लांट की डेप्रिसिएशन भी तो आएगी, इस वजह से फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो जानी है। पहले कितनी थी? 6.3 मिलियन, अब कितनी हो जाएगी? 12.6 मिलियन फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। फिर क्या कहते हैं? यूनिट दैट विल हैव टू बी सोल्ड नेक्स्ट ईयर टू अर्न नेट इनकम ऑफ रुपीज दिस, नेट इनकम से मुराद प्रॉफिट, नेट इनकम से मुराद प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट अर्न करना है, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करें? तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी? 12.6 मिलियन प्लस टारगेट प्रॉफिट, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12.6 आना 15.6575, 15.75 मिलियन। बात क्लियर? डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? हमने क्या बताना है? नंबर ऑफ यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन 4500 में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करो, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी? 2850, तो इसको डिवाइडेड बाय 2850 करो, ये यूनिट सेल कर दो, तो आपको ये वाला प्रॉफिट हो जाएगा। बात क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 14, the following information pertains to Hoop Limited for the
लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट लेबर पर यूनिट। तो बेसिकली तो ये दोनों ही वेरिएबल कॉस्ट आ गई ना। फिक्स्ड कॉस्ट, नो लेबर कॉस्ट इंक्लूडेड, और वो है 850,000। अच्छा, फिर क्या कहता है? कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्शन वाज विच रिप्रेजेंट 80% ऑफ द नॉर्मल कैपेसिटी। और इससे ज्यादा हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज प्लानिंग टू इंक्रीज वेजेस ऑफ डायरेक्ट लेबर बाय विद इफेक्ट फ्रॉम नेक्स्ट। तो अभी कितनी है? 240 का 15% इंक्रीज हो जाएंगी 12 से, ये 24 और 12 36 से 276 बन जाएंगे। क्लियर? फिर क्या कहता है? कहता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड टू मेंटेन द करंट प्रॉफिट, if the sales price remains at rupees 1600 and 15% wages increase goes into effect। अब कहते हैं, नीचे सोल्यूशन देखो क्या कहता है। कहता है कि सबसे पहले ये जो प्रॉफिट है ना, इसी प्रॉफिट को मेंटेन करना है। किस प्रॉफिट को? तो पहले उसको कैलकुलेट तो करें, पहले उसको कैलकुलेट करेंगे ताकि प्रॉफिट का पता चले। अब देखो करंट सिचुएशन में चलते हैं। 1600 सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास कितनी आ रही है? 1200। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरे पास कितनी आ रही है? फिक्स्ड कॉस्ट कितनी? 850,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी? 400। 400 मल्टीप्लाइड बाय 6000 इज इक्वल टू 2400,000। टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 6000 यूनिट्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1550,000। अब ये प्रॉफिट हमारा रिक्वायर्ड प्रॉफिट है, हम लोगों ने इस प्रॉफिट को अर्न करना है। तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट में क्या किसी किस्म का कोई चेंज है? नहीं। तो मेरी टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए? ये टोटल कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1550,000। अब इस कंट्रीब्यूशन को अर्न करने के लिए हम लोग कितने नंबर ऑफ यूनिट्स जाकर सेल करें? लेकिन अब उन्होंने क्या कहा? वेरिएबल कॉस्ट 15% से इंक्रीज कर दो, वो भी सिर्फ वेजेस कॉस्ट। तो आपकी अब वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल कितनी बन जाएगी? 1 2 3 6 1 2। सेलिंग प्राइस सेम रखनी है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी आएगी? 1550,000 डिवाइडेड बाय 364। तो नंबर ऑफ यूनिट्स बताएं। 4 2 इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल करो, अगर यूनिट्स में पूछ रहा है तो। और अगर रेवेन्यू पूछ रहा है तो मल्टीप्लाइड बाय जी। द आंसर इज 63131। अच्छा, अभी इन्होंने क्या किया? एक तो सेल्स वॉल्यूम ये 2400 2.4 मिलियन 364 ये आ गया हमारे पास। अच्छा, ये हमने गलत किया था, ये प्रॉफिट को इसके साथ नहीं डिवाइड करना, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 364 होना है। टोटल 2.4 मिलियन डिवाइडेड बाय 364 65। ये नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय रेवेन्यू 1600 10548800। और अगर आप लोग यहां से कंट्रीब्यूशन मार्जिन फाइंड कर लेते हैं तब डायरेक्ट आप लोगों के पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, इसने क्या पूछा था?
इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ, तो ये एंड वाला रिजल्ट आपको करने की जरूरत नहीं थी। आप लोगों का आंसर 65, ये देखो ये आंसर आ गया। किसी को इशू? सेकंड वाला, इसको जरा सॉल्व करें, सेकंड पॉइंट सॉल्व करें। फर्स्ट पॉइंट तो समझ आ गए ना आप सब बच्चों को, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट में क्या था, हम लोगों ने उनको बताया है कि अगर आप वो टारगेट प्रॉफिट अचीव करना चाह रहे हो तो आपको कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करने पड़ेंगे। अच्छा, इससे पहले वो कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल कर रहे थे, कहते हैं। अब देखो, बाकी सारी सिचुएशन सेम है। जो प्रॉफिट हम 6000 नंबर ऑफ यूनिट्स पे अर्न कर रहे थे वही प्रॉफिट हम इस पे अर्न कर रहे हैं। हालांकि इन रियलिटी ऐसा नहीं है। अगर चीजें कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेलिंग प्राइस सेम सेम चल रही हो तो नंबर ऑफ यूनिट्स के इंक्रीज करने से प्रॉफिट में इंक्रीज हो जाना होता है। यहाँ पे क्यों नहीं इंक्रीज हुआ? क्योंकि हमारी वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो चुकी थी। तो वेरिएबल कॉस्ट के चेंज हो जाने से हमारा प्रॉफिट इफेक्ट होगा। अब उन्होंने कहा है कि वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गई है, तो आप बताएं सेम प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले देखा कि 6000 नंबर ऑफ यूनिट्स की टोटल कंट्रीब्यूशन 2.4 मिलियन, तो फिक्स्ड कॉस्ट 850, तो ये प्रॉफिट है। तो मतलब 2.4 मिलियन अभी भी सेम कंट्रीब्यूशन मुझे चाहिए टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1.55 मिलियन। तो इसके लिए मैं जब गया, मैंने अपनी वेरिएबल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट को इंक्रीज किया 276, जिससे मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होकर 1236 बन गई। तो मेरी अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या रहेगी, सेलिंग प्राइस तो सेम है, इसमें से माइनस किया 1236, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गई 364। मैं जाकर अपनी कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दूंगा 360, तो मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। रेवेन्यू नहीं पूछा गया था, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 6539, 6593। ऑल राइट। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट में क्या कहते हैं, कहते हैं द मैनेजमेंट believes that an additional investment of rupees in machinery to be depreciated at, बेटा जब आप लोग एक कैपिटल एक्सपेंस कर रहे हो तो क्या उसको डेप्रिशिएट नहीं करोगे? जब अब डेप्रिशिएट करोगे 10% के हिसाब से तो 76,000 डेप्रिसिएशन पर एनम आएगी। इससे पहले नहीं थी। तो इससे पहले जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट थी 850,000 की, अब उसमें 76,000 ऑफ डेप्रिसिएशन भी शामिल होगा। तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल कितनी बन जाएगी? अब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 926,000 की है। ऑल राइट। फिर क्या कहता है, विल इंक्रीज नॉर्मल कैपेसिटी बाय, अब पहले, अब आप लोगों को याद है कि वो जो 6,000 था वो 80% पे काम कर रहा था। अब जो हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है 25% से। तो पहले तो ये देखो ना कि नॉर्मल कैपेसिटी कितनी थी, ये तो बजटेड लेवल ऑफ आउटपुट था ना, ये 80% पे है। तो 6,000 80% अगर है तो 6,000 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखो नॉर्मल कैपेसिटी मेरी कितनी बनती है, नॉर्मल कैपेसिटी इसके मुताबिक 7500। अच्छा, 7500 नॉर्मल कैपेसिटी, इसमें 25% का इंक्रीज है। पता ये नहीं है कि 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 125% नहीं करना, नॉर्मल कैपेसिटी 25% से इंक्रीज, नॉर्मल कैपेसिटी 7500, उसमें 25% का इंक्रीज। तो अब नॉर्मल कैपेसिटी कितनी बन गई, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी बन गई, 926,000। बात क्लियर? फिर क्या कहते हैं, डिटरमिन द सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज। तो अब मेरी जो रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन होगी वो 926,000 प्लस 2 मिलियन। तो टोटल कंट्रीब्यूशन में रिक्वायर्ड कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2,926,000। गॉट इट। फिर क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस को डिटरमिन करना है।
तो फिर दैट ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एट इंक्रीज्ड कैपेसिटी कैन बी सोल्ड एट दैट द वेजेस इंक्रीज गोज इनटू इफेक्ट। कहता है जितने हम लोग अब यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहे हैं वो सारे के सारे सेल हो जाते हैं। कितने बना रहे हैं? 9375 नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग बना रहे हैं। तो मेरी यहां से आज ये टोटल कंट्रीब्यूशन है, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल। तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मेरी कितनी आ जाएगी? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो देखो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी मेरे पास? 92926,000 डिवाइडेड बाय 9375। 31 बस इतनी 312 टोटल कंट्रीब्यूशन। अब हमसे क्या पूछा गया है? सेलिंग प्राइस। अब देखिए ये है टोटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो मेरे पास सेलिंग प्राइस कैसे आएगी? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे हम लोग फाइंड करते हैं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस, अब देखिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास कितनी आ रही है? 312 इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है मेरे पास? 1236। अब यहां से सेलिंग प्राइस डिटरमिन कर लें, ये जाकर ऐड हो जाएगा 1548। ये आंसर आ गया। अब देखो अगर आप जाते हो ना इसकी इन कैलकुलेशंस वगैरह पे तो आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना है। तो क्या आंसर मेरा एग्जैक्ट नहीं आ गया जैसे उसने फाइंड किया होगा? मेथड अपना रखो, सिर्फ एंड रिजल्ट को मैच किया करो उनके साथ। क्या इजी नहीं था कि जैसे ही फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, रिक्वायर्ड प्रॉफिट, तो मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई। अब नंबर ऑफ यूनिट्स उसने बता दिए, तो टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कैसे फाइंड करते हैं? सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट गिवन थी कितनी? 1236, वो जो आफ्टर इंक्रीज हमारे पास आई थी 1236 टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन रही थी ना, 1200 प्लस 36, 276 प्लस 960, ये मेरे पास आ गई। तो जैसे ही मैंने वेरिएबल कॉस्ट को रखा तो सेलिंग प्राइस क्या बन गई? 1548। आई होप कि यहाँ तक के तमाम कॉन्सेप्ट आप सब बच्चों को क्लियर होंगे। ये 312 है। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो 312 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जी अब क्लियर सब बच्चों को? हमारे पास अब आप लोगों ने ना इस चार्ट को स्टडी कर लेना है। ये वाला चार्ट आप लोग आसानी से स्टडी कर लोगे, इसको अंडरस्टैंड भी कर लोगे, क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके तमाम तर पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए थे। अच्छा, इसके साथ सिर्फ एक एडिशनल हमारे पास चार्ट आ रहा था, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। इसमें क्या है कि ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। ऑलराइट, ये वाली जो लाइन है ना, ये टोटल फिक्स्ड टोटल कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के दरमियान ये जो डिफरेंस है ना, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। ऊपर क्या था कि पहले हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को लेकर आ जाते हैं, उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। यहां पर क्या था कि पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई है, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट मिलकर टोटल कॉस्ट बना देंगे। लेकिन आंसर बिल्कुल सेम सेम रहेगा आप लोगों के पास। फिर ये चीज आई आपके पास प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, जिसे हम लोग कहते हैं पीवी चार्ट। अब ये क्या होता है प्रॉफिट वॉल्यूम? मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होते जाए तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होता जाएगा। स्टार्ट कहां से होगा? स्टार्ट कहां से होगा? तो क्या हमेशा प्रॉफिट होगा आपको? नहीं, लॉस भी तो हो सकता है ना। एक्स एक्सिस पर आएंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, वाई एक्सिस पे है प्रॉफिट। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ऊपर होगा तो प्रॉफिट पॉजिटिव, लेकिन पॉइंट ऑफ ओरिजिन से नीचे हुआ तो लॉस। मैक्सिमम आपको लॉस कितना हो सकता है? इज इक्वल टू योर फिक्स्ड कॉस्ट।
आपको जो मैक्सिमम किसी भी बिजनेस से लॉस हो सकता है ना, वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल हो सकता है। अब अगर 0 नंबर ऑफ यूनिट्स हों तो आपका जो मैक्सिमम लॉस होगा ना, वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल जाएगा। आपने देखना है आपके बिजनेस की फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। सपोज 100,000, तो आपने जाना है पॉइंट ऑफ ओरिजिन के नीचे डाउनवर्ड वाई एक्सिस पर, जहां पर 100,000 हो, वहां से आपने इसको स्टार्ट कर। गॉट इट? और ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट की वैल्यू 0। तो जहां पर ब्रेक इवन पॉइंट होगा ना, वहां पर ये आपके एक्स एक्सिस को आके टच कर जाएगा। ये इसका ब्रेक इवन पॉइंट होगा जहां पर प्रॉफिट की वैल्यू 0। अब इसके बाद अगर ये मूव करता है तो जितना ज्यादा आगे जाएगा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। इसके बाद कहीं पर आपके पास मौजूद होंगी आपकी, तो बजटेड सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स के दरमियान डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? और ये वो प्रॉफिट है जो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी में अर्न होगा। बात क्लियर हो गई? मतलब इससे पहले हम लोग टोटल कॉस्ट अलग से, टोटल रेवेन्यू अलग से, वहां से ब्रेक इवन पॉइंट, उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे। यहां पर क्या है, हमने ग्राफ ही से प्रॉफिट का बनाया है। कहां से स्टार्ट करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट, और ये हमारा मैक्सिमम लॉस होता है किसी भी बिजनेस का। और फिर जैसे ही नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होते जाएंगे, इसने अपवर्ड मूव करना है। ब्रेक इवन पॉइंट पर आकर इसने एक्स एक्सिस को टच करना है, और उसके बाद ये प्रॉफिट देना शुरू कर देगा। अब देखो, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले लॉस होता है, तो ये एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद प्रॉफिट है, तो एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा। बजटेड सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स के दरमियान मार्जिन ऑफ सेफ्टी पाया, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कितना प्रॉफिट है, वो ये वाली वैल्यू है जो आपने बतानी। ऑलराइट, अब इससे रेलेवेंट ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स आप लोगों ने सॉल्व कर लेने हैं। और एग्जांपल नंबर 15 एंड 16 आपकी होम असाइनमेंट्स है। ऑलराइट, बल्कि सिर्फ 15। एग्जाम्पल नंबर 15, मल्टी प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस, इसको हम लोग कल इन डिटेल जाकर देखेंगे। और कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल्स में से आप लोगों ने फर्स्ट 4 एग्जाम्पल सॉल्व करके लाने हैं। कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल्स में से फर्स्ट 4 एग्जाम्पल प्लस एग्जाम्पल नंबर 15, ये आप लोगों की होम असाइनमेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।